जी और मुझे प्रणाम। एक चुनौती और मिली है, और मैं समझता हूँ कि वो चुनौती स्वीकार करके मैंने अपने ऊपर मतलब अपना ही कल्याण किया है। और वो चुनौती है प्रोफेसर पूर्ण चंद्र, मेरा थोड़ा सा उच्चारण संस्कृत निष्ठ है, मुझे ठीक भी कराया गया कि पूर्ण चंद्र बोलना है, टंडन जी। उनका जो प्रोफाइल, उनका परिचय प्रस्तुत करना, वो बड़ी चुनौती है मेरे लिए, और उसको स्वीकार करके मैंने स्वयं को धन्य किया है। और जब मैं उससे प्रस्तुत करूंगा तो हो सकता है कि मेरे मित्र भी उससे सहमत हों। ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि उनके पास 34 वर्ष का अध्यापन अनुभव है विभिन्न संस्थाओं में, महाविद्यालयों में, और प्रशासन का भी लंबा चौड़ा अनुभव है। लेकिन जब मैं ये देख रहा था कि उनका प्रकाशन, वो करीब करीब, मैं जो गणित का कमजोर विद्यार्थी जोड़ घटा लगा पाया, वो करीब करीब 342 ग्रंथ हैं, या 342 प्रकाशन हैं जो उनके नाम पर हैं। उसमें पुस्तकें भी शामिल हैं, उसमें शब्दकोश भी शामिल हैं, उसमें पाठ्य पुस्तकें भी हैं, और संदर्भ ग्रंथ भी हैं, अनुवाद भी हैं, लेख भी हैं, शोध पत्र भी हैं। तो ये हम सबके लिए तो एक बहुत बड़ा मान स्तंभ है कि कहाँ तक हम उसको देख पाए। फिर जो शिक्षक होते हैं, वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के प्रोसेस के अंदर कितने लोगों को सक्षम कर पाते हैं, उसका एक प्रतिमान है कि उनके अंतर्गत अब तक जो परिचय मेरे पास उपलब्ध है, उसके अनुसार 70 पीएचडी छात्रों का आपने निर्देशन किया, और 130 एमफिल के विद्यार्थियों का आपने मार्गदर्शन किया। तो मैं समझता हूं कि वे विद्यार्थी धन्य हैं जिन्होंने आप जैसे ज्ञान के प्रकांड दीप के अंतर्गत मार्ग निर्देशन प्राप्त किया। जहां तक आपको प्राप्त पुरस्कारों की बात है, तो मैं वो भी देख रहा था कि करीब करीब वो 15 पुरस्कार आपको अब तक प्राप्त हैं। और विशेष बात यह है कि जब आप जैसे व्यक्तित्व को कोई पुरस्कृत करता है, तो वो संस्था स्वयं को पुरस्कृत करती है, क्योंकि जो पुरस्कार आपको प्राप्त हैं उसमें हिंदी अकादमी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों की अकादमियां शामिल हैं। सहस्राब्दी विश्व हिंदी सम्मेलन शामिल है, साहित्य शिरोमणि, मानव सेवा अर्पण सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, और वो संख्या चलती जाती है। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं ये सोच रहा था कि मैंने तो ये समरी सी निकाल दी, अगर हम पढ़ते तो जितना समय आपको दिया गया था उससे ज्यादा समय आपका प्रोफाइल पढ़ने में लग जाता। तो आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और हम सब ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपके ज्ञान समुद्र में से कुछ बिंदु अगर हमें प्राप्त हो, तो हम सब स्वयं को धन्य मानेंगे। मैं आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा की तरफ से यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हिंदी उत्सव है, जिसको हम हिंदी वंदन समारोह के नाम से जानते हैं, इसमें मुझे भी आप सबसे बातचीत करने का और विद्वानों के वक्तव्य 3 दिन से सुनने का अवसर मिला। मैं बहुत आभारी हूँ। विश्वविद्यालय की कुलपति, माननीय कुलपति जो डॉक्टर बलविंदर शुक्ला जी हैं, वो शायद जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जो आपकी फैकल्टी है, संकाय सदस्य हैं, उन सब के प्रति श्रुतिकांत पांडे जी, आपने बहुत अच्छा परिचय मेरा दिया, मैं आभारी हूँ। और श्रीमती योगिता जी, और अभी एक बहुत सुंदर वक्तव्य हमने निरंजन जी का सुना, उनके प्रति, और वारसा से, पोलैंड से प्रोफेसर सुधांशु शुक्ला जी, और प्रियवर जसवीर त्यागी जी, और सभी विद्यार्थी, शिक्षक मित्रों, शोधार्थी मित्रों, आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे पता है कि समय बहुत कम है और विषय इतना बड़ा है जितना बड़ा हमारा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की संरक्षिका के रूप में हिंदी की स्थिति, उसका रूप स्वरूप, उसका देह प्रदेह क्या है, उस पर थोड़ी बातचीत मुझे करनी है। मेरा मानना यह है मित्रों कि हम लगभग 72 वर्ष की आजादी देख चुके हैं।
और महाकवि जयशंकर प्रसाद जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं और छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, आधार स्तंभ भी हैं, जो न केवल कवि हैं अपितु बड़े उत्कृष्ट गद्यकार भी हैं। उन्होंने अपने एक नाटक में स्कंदगुप्त में एक पात्र से एक वाक्य बुलवाया है। उस वाक्य से जो मैं कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंच जाएगा। उनका वह पात्र कहता है कि मनुष्य का की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। जब तक मनुष्य को ये समझ आता है कि सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित क्या है, ग्राह्य और त्याज्य क्या है, तब तक शरीर जो है वो शिथिल पड़ने लगता है। हमारा लोकतंत्र जो है तो बहुत पुराना, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे सशक्त लोकतंत्र है, लेकिन जब हम आजाद लोकतंत्र की बात करते हैं, आजाद देश के लोकतंत्र की बात करते हैं, तो 70-72 साल की अवधि अच्छी खासी प्रौढ़ता की अवधि है। लेकिन हमें अभी भी प्रतिवर्ष हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस मनाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ बैठते हैं, विचारें ये समस्याएं सब। हमें जन सामान्य को ये बताना पड़ता है कि हिंदी में सोचो, हिंदी में लिखो, हिंदी में बोलो, हिंदी में पढ़ो। और अंतर्विरोध इतने हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि लोकतंत्र को गरीब की जोरू भी कहा जाता है। गरीब की जोरू इसलिए कि जो चाहे छेड़कर चला जाए, जो चाहे उसे कहते हैं कि गरीब की जोरू सबकी भागी, हिंदी में बड़ा प्रचलित कथन है। तो हमने लोकतंत्र का अर्थ न जाने कितने कितने उदारीकरण के साथ ले लिया कि हमें वाक स्वातंत्र चाहिए, हमें कार्य स्वातंत्र चाहिए, और हमें क्या करना है, ये दायित्व बोध, ये केवल संविधान उसकी चिंता करे, हम उसकी चिंता ना करें। तो आज बड़ा संकट क्या है? भाषा संस्कृति की वाहिका होती है और एक भाषा एक संस्कृति को वहन करती है। हमारा देश बहुभाषा भाषी देश, जैसा अभी निरंजन जी ने कहा भी, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने सन 1961 में एक लिंग्विस्टिकल सेंसियस किया, एक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषाई सर्वेक्षण किया, और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। क्यों? क्योंकि 1618 भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां, उपभाषाएं इस देश में विद्यमान है, और एक भाषा एक संस्कृति की वाहिका है। तो ये कैसा एक समेकित संस्कृति का देश है, कितनी सांस्कृतिक विरासत इन भाषाओं और साहित्य के माध्यम से इस देश के पास उपलब्ध है, इसलिए ये दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन हम कितने कृतज्ञ लोग हैं कि हमने अपनी भाषाई संस्कृति की इस विरासत को संभाला नहीं, उसकी रक्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य भाषाई व्यामों में उलझकर फंसकर रह गए, तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आजादी से पहले ही कह दिया था, निज भाषा उन्नति कहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है क्यों सूल। ये जो कसक है, कांटे हैं हृदय में, ये चुभ रहे हैं, लगातार साल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चहुमुखी और बहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं, हम देश के आधुनिकीकरण की चिंता कर रहे हैं, उदारीकरण की चिंता कर रहे हैं, लेकिन स्वभाषा की उपेक्षा कर रहे हैं, उसे हमने हाशिए में डाल रखा है। ये ठीक है कि हमारी लंबी गुलामी, हम उस गुलामी में कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो जो मध्यकालीन भारतीय समाज था, उस मध्यकालीन भारतीय समाज में व्यवस्था यह थी कि जो मध्यकाल की भाषा थी वह तो मुगल काल में पर्शियन थी, राजकाज की भाषा, ज्ञान विज्ञान की भाषा। जो कुछ हमें करना था वो फारसी में करना था, क्योंकि राजाज्ञा यही थी और वो हमने किया। इसलिए
फारसी, अरबी, उर्दू, इनसे देश में जो ज्ञान विज्ञान था, साहित्य सृजन था, उसमें उसका प्रयोग बाहुल्य था, वो चल रहा था। उसके बाद अंग्रेज हम पर हुए काबिज, तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी हम पर आरोपित कर दी, थोप दी, और उन्होंने कहा कि सब कार्य ए टू जेड, जिसको हम कहते हैं आदि से अंत तक, सभी आयामों की शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विज्ञान, शासन, प्रशासन, सब अंग्रेजी में होगा। इसलिए अंग्रेजी हमारी मजबूरी थी, हमने अंग्रेजी की बैसाखियां तभी पकड़ ली थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के दशम गुरु हैं, उन्होंने दशम ग्रंथ नाम का एक बड़ा अपनी रचनाओं का संग्रह भी, जो बाद में प्रकाशित भी हुआ, उन्होंने ये संदेश अपनी रचनाओं के माध्यम से दे दिया था। रीतिकाल के अंतिम दिनों का ये प्रकरण है जो उनकी रचनाओं से हमारे पास आता है। चंडी चरित्र नाम की एक रचना उन्होंने लिखी, और हम लोग दुर्गा सप्तशती जो संस्कृत की रचना है उसका समराइज, उसका संक्षिप्त रूप है, 234 छंदों की रचना है। हम लोग घरों में दुर्गा चालीसा पढ़ते, 40 छंदों की रचना है, उसमें वो सारा संक्षेप में मिल जाता है कि ये जो देव जाति के लोग थे, ये जब जब विलासी हुए, भोगी हुए, दायित्व विमुख हुए, प्रजा विमुख हुए और अपनी लोक व्यवस्था के प्रति उदासीन हुए, तो दैत्यों ने यहाँ पर चढ़ाई की, देवताओं पर चढ़ाई की, राजपाट छीन लिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने उस रचना के माध्यम से, जो प्रतीकात्मक है, वो केवल एक धार्मिक रचना नहीं है, उसके माध्यम से वो जातीय चेतना की रचना है। गुरु गोविंद सिंह जातीय यानी जो राष्ट्र की चेतना है, उसकी बात भी वो बार बार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, एक ध्वज के नीचे, एक भाषा के नीचे, एक भाषा से मेरा अभिप्राय है आजादी की भाषा एक हो। सारी भाषाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आजादी की तरफ बढ़ना है तो अलग अलग स्वर में नहीं, एक स्वर में जाना पड़ेगा। जाति भेद, लिंग भेद, अवस्था भेद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये ऊंच नीच, ये सब भुलाकर एक ध्वज के नीचे आइए, तो हम इस आतताई विदेशी शक्तियों को पराजित कर सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। तो ये जिस लोकतंत्र की बात हम करते हैं, जिस संविधान के तहत लोकतंत्र की व्याख्या हम करते हैं, इसका बीज वपन उस 17वीं 18वीं शताब्दी में हम देख सकते हैं। तो उसी का प्रस्फुटित रूप हमें 1857 की क्रांति में दिखाई देता है, मंगल पांडे के नेतृत्व में, कि अगर देश को आजाद कराना है तो जितने स्वतंत्रता सेनानी उस अभियान में जुटे, वो अलग अलग भाषा भाषी राज्यों से, क्षेत्रों से थे। उनमें अधिकांश वो थे जिनकी भाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन उस भेद को भुलाया और उन्होंने इस पहली आजादी की लड़ाई का गुल बनाया। भारतेंदु ने उसमें एक बड़ा योगदान किया, लेकिन यह भी बताया कि क्या कारण है कि अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, किंतु हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक खुआरी है। कि दुनिया का ज्ञान, अद्यतन अधुनातन वैश्विक जानकारियां अंग्रेजी के पास तो आ जाती हैं, लेकिन हिंदी उस ज्ञान से वंचित रह जाती है। ऐसा क्यों है, ये सोचना पड़ेगा। भारतेंदु ने 400 दोहे भाषा चिंतन के लिखे। अगर उनका हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा, उन्होंने सीधे प्रकारांतर से बिना हिंदी के ज्ञान के हीन रहने की बात भी की। मातृभाषा को उन्होंने बहुत महत्व दिया, बार बार रेखांकित किया, भारतीय भाषाओं की महत्ता को बार बार रेखांकित किया। एक मंडल जो भारतेंदु मंडल था, उसको तैयार किया और उनको कहा कि भाई, अद्यतन अधुनातन या नवजागरण की दृष्टि से भारत के नवनिर्माण की परिकल्पना कर रहे हैं, आधुनिकीकरण की परिकल्पना कर रहे हैं, दुनिया की रेस में शामिल होने की परिकल्पना कर रहे हैं, तो भाषा का भी आधुनिकीकरण होना चाहिए। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी, मैथिली या और जो हमारी 18 हिंदी की बोलियां हैं, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो साहित्य की भाषाएं हैं। साहित्य की भाषा में ज्ञान विज्ञान का लेखन,
वैश्विक अद्यतन अधुनातन जानकारियों को आत्मसात करने का जो सिलसिला है वो संभवतः उन भाषाओं में नहीं हो पाएगा। इसलिए खड़ी बोली को एक आंदोलन के रूप में उन्होंने आत्मसात किया, अपनाया, और भारतेंदु ने ब्रजभाषा को लिखते लिखते अनुवाद की तरफ, गद्य विधाओं की तरफ, यानी कविता से हिंदी को गद्य की तरफ लाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो भारतेंदु को जाता है। भारतेंदु के मंडल के कवियों ने फिर निबंध लेखन, फिर नाट्य लेखन, फिर नाट्यानुवाद, फिर निबंधों का अनुवाद, फिर कहानी लेखन, फिर औपन्यासिक रचनाओं का लेखन, फिर आत्मकथात्मक लेखन, ये तमाम तरह की गद्य विधाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। तो ये जो आधारशिला बन रही है उस हिंदी की, जिसे आज हम लोकतंत्र की संरक्षिका कह रहे हैं, इसका जो बीज वपन है वो भारतेंदु युग में विधिवत साहित्य की जो पृष्ठभूमि है वहां पर दिखाई देता है। इसी मूल मंत्र को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। जब उन्हें सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व मिल गया 1903 में, तो उन्होंने तमाम हिंदी के रचनाकारों से कहा कि भाई ये जो पारंपरिक विषय है, अब आज देश को उनकी जरूरत नहीं है। अगर आजादी की तरफ बढ़ना है, एक अपने स्वतंत्र संविधान की तरफ बढ़ना है, तो ये जो ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाओं में, राजस्थानी आदि भाषाओं में जो साहित्य लिखा जाता रहा है, जिसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष का इतिहास है, अब थोड़ी वस्तु बदलनी पड़ेगी। अब भक्ति, प्रेम, प्रशस्ति, काव्यशास्त्र, नीति, ये सारे जो विषय हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें इन विषयों की पुनराभिव्यक्ति बार बार होती रहे, यह आवश्यक है, या आज हम स्त्री शिक्षा पर, विधवा विवाह पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, आजादी पर, हम इन विषयों को अपनाएं जो दुनिया के सामने चुनौती बने। और उसके लिए द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में हर अगले अंक के लिए एक सूची देनी शुरू की, विषय सूची। अगले अंक के विषय ये विषय होंगे जिन पर आप लिख सकते हैं। तो जो हिंदी में लिखने वाले लोग थे, अभ्यस्त थे ब्रजभाषा और अवधी में, वो बड़े भयभीत थे। तो उनको आश्वस्त किया कि आप खड़ी बोली में लिखिए, जैसा लिख सकें लिखिए, मैं उनको संपादित करूंगा, एडिट करूंगा और आपके नाम से उसे प्रकाशित करूंगा। तो नए नए विषय, ज्ञान का, विज्ञान का, अनुवाद का, तकनीक का, उद्योग का, व्यापार का, अर्थशास्त्र का, ये तमाम जो आज के जो बड़े ज्वलंत विषय हैं, इनकी सही अर्थों में बुनियाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने डाल दी थी। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के एक संपादकीय में एक बहुत अच्छा कथन उनका है जो मेरी बात को आप तक पहुंचाएगा। लोकतंत्र यही तो कह रहा है, हमारा संविधान यही तो कह रहा है कि अपने ध्वज का सम्मान कीजिए, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय पक्षी का सम्मान कीजिए, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, उसके सामने नतमस्तक होइए। और राष्ट्रभाषा जिसको हम कह रहे हैं, राजभाषा जो केंद्र सरकार की है, संघ की है, उसके प्रति, उसके अनुप्रयोग के प्रति उदासीनता, जिसकी चिंता पहली बार 70-72 साल की आजादी के बाद हमारी नई शिक्षा नीति ने की है। मातृभाषा के महत्व को रेखांकित किया है। भारतीय भाषाओं की जो गरिमा लुप्त प्राय थी या हाशिए पर थी, उसे केंद्र में लाने का रचनात्मक प्रयास किया। तो द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा, अब इस कथन को देखेंगे तो भाव को समझ पाएंगे। उन्होंने लिखा कि मेरा विरोध अंग्रेजी दाम मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं, मेरा विरोध तो उनसे जो हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी के पक्षधर, एट द कॉस्ट ऑफ हिंदी, जो इंग्लिश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं उसी दृष्टि से देखता हूं जो अपनी गुणवती मां का अपमान करके किसी रूपवती पर स्त्री के चंगुल में फंस जाते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा युवा वर्ग उस पर स्त्री के चंगुल में फंस गया, और वो अंग्रेजी है। उसे गलत अंग्रेजी
टूटी, आधी अधूरी, अधकचरी अंग्रेजी बोलकर या लिखकर, भ्रष्ट अंग्रेजी लिखकर गौरव का अनुभव होता है। और हिंदी का अनुप्रयोग इसलिए नहीं करता संवाद में, बातचीत में, परिकर में, परिवार में, कार्यालय में, संस्थान में, क्योंकि उसे लगता है कि हिंदी में बात करने से वो गैर पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा या पिछड़ा हुआ या दकियानूसी ऐसा प्रतीत होगा। तो हमने एक हीन भावना हमारी व्यवस्था ने भर दी, और ये हीन भावना आजादी से पहले जिस रूप में नहीं थी, आजादी के बाद उससे ज्यादा प्रबल हो। क्यों? क्योंकि हमने अंग्रेजी की अनिवार्यता संविधान में स्वीकार कर ली, और हमारी व्यवस्था थी, क्योंकि तब ये तर्क था कि सब प्रगति और विकास प्राथमिकता के स्तर पर होगा। इसलिए अगर हम केवल हिंदी की बात करेंगे, केवल भारतीय भाषाओं की बात करेंगे, तो हमें जो विरासत में अंग्रेजी से शासन प्रशासन मिला, ज्ञान विज्ञान मिला, उसका लाभ हम उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदी के पास तो अपनी शब्दावली नहीं है, अपनी प्रयुक्तियां नहीं है, अपने पत्र नहीं है, अपने प्रारूप नहीं है, और अपनी नोटिंग ड्राफ्टिंग इसकी परंपरा नहीं है। इस तरह के तर्क दिए गए, और कुछ आंतरिक विरोध भी थे भारतीय भाषाओं में। जो उसकी वकालत करने वाले कुछ लोग थे, उनके पास जो संदेश गया था वो भ्रामक था कि हिंदी तो पटरानी हो जाएगी और बाकी सारी भारतीय भाषाएं जो है वो दासियां हो जाएगी। एक ऐसी मानसिकता बन गई, इसलिए विरोध भी हुआ। यही कारण है कि 2 साल लग गए हमें राजभाषा हिंदी का दर्जा प्राप्त करने में आजादी के बाद। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए और 14 सितंबर 1949 को ये घोषणा हुई, क्योंकि विरोध, अंतर विरोध बहुत थे। तो मित्रों, द्विवेदी जी ने जो बुनियाद डाली थी उसका सही अनुप्रयोगात्मक विकास छायावाद में दिखाई दिया। इसलिए अगर आप अध्ययन करेंगे भारतेंदु युग की हिंदी, द्विवेदी युग की हिंदी, आपको प्रचुर मात्रा में अंतर मिलेगा। आप ग्रेजुअली क्रमशः देखेंगे कि भाषा का रूप बदल रहा है, निखार हो रहा है। इसलिए जो शब्द चयन है, जो वाक्य विन्यास है, जो मुहावरे हैं, वो परिष्कृत और परिनिश्चित होते चले, और छायावाद तक आते आते वो एक औपचारिक साहित्यिक भाषा, मर्यादित भाषा, परिनिश्चित और परिष्कृत भाषा बन गई, क्योंकि उसका नेतृत्व आ गया जयशंकर प्रसाद के हाथ। छायावाद का प्रवर्तन तो उन्होंने किया। जयशंकर प्रसाद ने अपने समय में जो रचनाएं दी हमें, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली आदि, या निबंध आदि, काव्य कला और अन्य निबंध आदि, ये सारी समस्त रचनाएं। तो प्रसाद जी ने जो नाटक दिए, जो कविताएं दी, उसमें राष्ट्रीय गौरव का इस पर बल दिया। और वो जो भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त जिसकी दुहाई बार बार देते हैं कि कल कौन थे और आज क्या हो गए और कल क्या हो सकते हैं, इसका जो भय था, ये प्रसाद जी के पास भी था। प्रसाद जी ने इसलिए कामायनी के माध्यम से हमारी जो गौरव गाथा है उसके पतन की कथा को भी हमारे सामने रखा, लेकिन स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु जैसे नाटकों से हमारी जो शौर्य और पराक्रम की का इतिहास है उसको भी रखा। तो जो पारसी थिएटर के लोग थे, उन्होंने प्रसाद जी का और छायावादी रचनाकारों का भरपूर विरोध किया, प्रोपेगेंडा किया, बड़ा दुष्प्रचार किया, पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, जुलूस निकाले, और कहा कि इनके नाटक जो है वो मंचीय नहीं है, वो स्टेज पर हाथी घोड़े और ये सेनानी, ये बड़ी बड़ी सज्जा, ये कैसे हो सकता है, इसलिए ये सब, इसका विरोध होना चाहिए। तो प्रसाद जी ने एक निबंध लिखा, काव्य कला और अन्य निबंध है, उसमें एक प्रारंभ की कुछ पंक्तियां एक निबंध की मैं आपके सामने रखा हूं। उन्होंने लिखा कि मेरे नाटक इक्के तांगे वालों के लिए नहीं है, यही शब्द है, इक्के तांगे वालों के लिए नहीं है। साहित्यकार का ये नैतिक धर्म होता है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पाठकीय अभिरुचि का परिष्कार करे, न कि पाठकीय अभिरुचि के अनुसार अपनी अभिरुचि का तिरस्कार। इसलिए जिसको अभिरुचिगत परिष्कार की अपेक्षा है, उनका स्वागत है, हमारे साहित्य में आए, हमारे नाटकों में आए, उनका अध्ययन करे, देखे, और जिनको इसकी जरूरत नहीं है उनके लिए पारसी थिएटर खुला है, वहां जाए, भौड़े नृत्य देखें और अजीब अजीब तरह की जो प्रस्तुतियां हैं वो देखें। अब यहीं से मैं अपनी बात को जोड़ना चाहता हूँ। रंजन जी ने जिसकी चर्चा की थी, मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करके ये कहना चाहता हूँ कि भाषा के 2 रूप हैं,
एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। भाषा मौखिक और लिखित इन दो रूपों में भी हमारे साथ। जो औपचारिक रूप है उसके भी अनेक रूप है। जब हिंदी का अखबार उठाएंगे ना तो अखबार की भाषा औपचारिक भाषा कभी नहीं होती, होनी चाहिए। आजादी से पहले की पत्रकारिता भाषा के परिष्कार के लिए समर्पित पत्रकारिता थी, वो मिशनरी पत्रकारिता थी। उसके जो संपादक होते थे वो साहित्यकार होते थे, इसलिए हर बड़ा साहित्यकार पत्रकार भी था। अब जिस युग में हमें ये दुर्भाग्य है कि आज जो संपादक होता है वो एमबीए होता है, उसका हिंदी से भारतीय भाषाओं से कोई लेना देना नहीं होता। उसको तो टारगेट दिया जाता है कि अखबार का सर्कुलेशन कैसे बढ़ना है, भले ही अर्धनग्न चित्र दो, भले ही गो से गप गोष्ठी दो, भले ही दुनिया की तमाम तरह की वो खबरें दो, इस भाषा में दो जिसका हिंदी की मर्यादा, हिंदी की साहित्यिक अभिरुचि इससे कोई लेना देना हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। अखबार की बिक्री बढ़नी चाहिए क्योंकि अखबार से कागज जुड़ा हुआ है, कागज से सब्सिडी जुड़ी हुई है, तमाम तरह के दूसरे कारण है, आप और मैं सब जानते हैं। दुर्भाग्य ये है इस देश का कि नवभारत टाइम्स अब एनबीटी हो गया है। नवभारत टाइम्स में अब खबरों में उन तमाम हिंदी के शब्दों के अंग्रेजी पर्याय लिखे जाते हैं जिनके मानक शब्द निर्धारित है। प्राइम मिनिस्टर लिखा जाता है, प्रधानमंत्री नहीं लिखा जाता। तो ये विडंबना अब है, आज तो है। छायावादी कवियों ने सैकड़ों मुहावरे हिंदी के क्रिएटिविटी के साथ क्रिएट किए और बताया कि सृजन धर्मिता क्या होती है, और साहित्यिक अभिरुचि के साथ जिसको हम आजकल पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं ना, वी विश यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ये जो ब्राइट फ्यूचर है इसका हिंदी अनुवाद छायावादी कवियों ने किया था उज्जवल भविष्य। अगर आज हम अनुवाद कराते तो इसका होता चमकीला भविष्य, लेकिन उन्होंने किया उज्जवल भविष्य। हम लिखते हैं हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो कितनी रचना धर्मिता है। तो मित्रों, कठिन और सरल हिंदी की दुहाई जो हम दे रहे हैं, ये बहुत गलतफहमी है हम सबके मन में। कोई दुनिया की भाषा ना कठिन होती है ना सरल होती है। कठिन वह होता है जो मुझे नहीं आता, सरल वह होता है जो मुझे आता है। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे शिक्षक जिनका विषय विधि होगा, जिनका वाणिज्य होगा, जिनका अर्थशास्त्र होगा, जिनका विज्ञान होगा, वो अपने विषय के मास्टर है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मुझे उनकी भाषा आनी चाहिए। वो अपनी शोध संक्षेपिका, अपने शोध का प्रतिवेदन क्या एक मजदूर की, एक अंगूठा छाप की भाषा में लिखेंगे? एक एमबीबीएस डॉक्टर क्या अपनी प्रिस्क्रिप्शन क्या मजदूर की भाषा में लिखेगा? क्या दवाइयों के नाम, क्या चिकित्सा की जो तमाम पद्धतियां हैं उनका ऐसा सरलीकरण हम कर दें कि वो जन सामान्य की भाषा में आ जाए? ये भाषा के साथ बहुत नकारात्मक व्यवहार होगा। अगर जो लोग मंच से खड़े होकर इस तरह की दुहाई देते हैं कि हिंदी को सरल बनाओ, हिंदी को सहज बनाओ, हिंदी को बोधगम्य बनाओ, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि ये सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए कहते हैं। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा अभियान न चला, न चल सकता। क्लासिक संस्कृत भी थी और लोक भाषा संस्कृत भी थी, साहित्यिक संस्कृत और जनभाषा संस्कृत। ऐसे ही साहित्य की हिंदी प्रशासन की हिंदी नहीं हो सकती, प्रशासन की हिंदी विज्ञान की हिंदी नहीं हो सकती। क्या हम जिस भाषा में कविता लिखते हैं उस भाषा में अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं? क्या हम जिस भाषा में अधिकारी को पत्र लिखते हैं उस भाषा में अपने घर में जाकर अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं? क्या हम घर में जाकर कभी कहते हैं कृपया एक गिलास पानी लाने का कष्ट करें? नहीं। भाषा के रूप प्रयोगगत होते ही बदल जाते हैं, यही उसकी विशेषता है। हिंदी की उर्वरा शक्ति, हिंदी की प्रजनन शक्ति, हिंदी की बहुआयामी, बहुदिशागामी शक्ति को हम अनदेखा कर देते हैं जब हम ये कहते हैं कि सारे अनुशासनों की भाषा एक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ये मूर्खता है। तो हम फिर 1961 से लेकर आज तक सीएसटीटी ने, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, केंद्रीय हिंदी संस्थान ने, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ने या भारतीय भाषाओं की अकादमियों ने, हिंदी अकादमियों ने जो हिंदी का काम किया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। फिर तो हम एक मजदूर की और एक किसान की भाषा में सारे काम करेंगे, कविता भी उसी में लिखेंगे, कहानी भी उसी में लिखेंगे, पत्र भी उसी में लिखेंगे, तू तड़ाक से बात करेंगे, उसमें तू, तुम और आपका अंतर नहीं करेंगे।
औपचारिकता और अनौपचारिकता का भेद समाप्त कर दें। मित्रों, ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये दुष्प्रचार है। और आदरणीय निरंजन जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये जितने उन्होंने शब्द प्रयोग किए, लोपथगामिनी, हस्त प्रक्षालन, ये हिंदी के किसी कोश में, किसी शब्दावली में नहीं है। ये जो हिंदी के घोर विरोधी हैं, उनके द्वारा क्रिएट किए गए हैं। एक भी शब्द अगर आप औपचारिक रूप से निर्मित किसी सरकारी संस्था द्वारा दिखा दें तो आप जो दंड देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। यही दुष्प्रचार है। 370 के प्रति दुष्प्रचार हुआ, नोटबंदी के प्रति दुष्प्रचार हुआ, अभी जो नए नए जो कानून पास हुए किसानों के, उसके ये सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें हिंदी को इन दुष्प्रचारों से बचाना होगा। आज हिंदी कितनी दूर तक चली गई है, उसका कारण है कि उसको हमने उदारीकरण से आगे बढ़ाया। जो नृशंस हत्या अखबार में लिखा होता है वह सबकी समझ में आता है, क्योंकि हम उसे रोज पढ़ते हैं। वो जो ब्लडी कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वो जो ब्लंट मर्डर है अंग्रेजी में, वो किसी को कठिन नहीं लगता। लेकिन हिंदी में जब हम नृशंस हत्या रोज पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि निर्ममता से की गई हत्या है। लेकिन अखबार वाला उसे क्या लिखता है? चाकू घोंपा। उसे घोंपने में बड़ा मजा आता है, तो उसका सरलीकरण कर रहा है। तो अखबार जो चाहे करे, लेकिन औपचारिक रूप से प्रतिवेदन में फाइल पर यदि हम लिखेंगे तो हमें मानक शब्द का चयन करना होगा। एक उदाहरण और आपको दूं, मुझे पता नहीं समय कितना है मेरे पास, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी दो चार बातें करके मैं घड़ी सामने रख कर बैठा हूं। एक उदाहरण से मेरी बात थोड़ी और आप तक पहुंची, हालांकि बहुत लंबा विषय है, इस पर लंबी बात हो सकती। मैं शब्दावली आयोग के इस शब्दावली निर्माण के कार्य से वर्षों से जुड़ा हूं और फंक्शनल हिंदी का काम वर्षों से कर रहा हूं, कोर्सों का कर रहा हूं। अनेक लोगों ने, राजभाषा अधिकारियों ने, शिक्षकों ने, प्रोफेसर्स ने चिट्ठियां लिखी कि साहब शब्दावली को सरल बनाओ। ये जो हिंदी की शब्दावली है ये बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी दुरूह है, ये समझ में नहीं आती। तो हम पूछते थे भाई कौन से शब्द समझ में नहीं आते? तो साहब फिजिक्स के समझ में नहीं आते। तो फिजिक्स के आपकी समझ में क्यों आए? आपका फिजिक्स में कोई लेना देना है क्या? जो फिजिक्स में काम कर रहा है, जो भौतिक विज्ञान का व्यक्ति है, शोधार्थी, विद्यार्थी या शिक्षक या वैज्ञानिक, उसकी समझ में आनी चाहिए। और वो कब आएंगे? जब उसका प्रयोग करेगा। सिक्का बाजार में चलेगा तो स्वयं सिद्ध करेगा कि वो खरा है या खोटा है। खरा है तो चलेगा, खोटा है तो बाहर हो जाएगा। ये तो नियम है। तो एक शब्द को लेकर हमारे पास बहुत सारे पत्र आए, वो शब्द है सप्लाई। सप्लाई का हिंदी मानक शब्द बनाया आयोग ने आपूर्ति। और उन्होंने लिखा साहब ये आपूर्ति बड़ा कठिन है, हमें तो पूर्ति समझ में आता है, तो इसको पूर्ति कर दीजिए। तो हमने कहा भाई पूर्ति में और आपूर्ति में कंसेप्चुअल अंतर है, अवधारणात्मक अंतर है। और जब आप अवधारणाओं को लेयर के साथ देखेंगे, परत दर परत अर्थ एक शब्द में बैठाए जाते हैं और एक शब्द के शेड्स होते हैं और वो शेड्स प्रयोग धर्मी होते हैं। एक ही शब्द को अंग्रेजी में सप्लाई को देखेंगे, अगर उसके 10 प्रयोग हैं तो हिंदी में वह आपूर्ति शब्द ही 10 जगह आएगा। हर जगह अलग अलग शब्द नहीं आएगा, फिर तो हिंदी की जो मानकता है उसमें प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो अगर आप सरल चाहते हैं तो हमें सजेस्ट कीजिए, हमें सुझाव दीजिए हम कैसे सरल करें। तो हमने एक वर्कशॉप की, वर्कशॉप में कुछ लोगों को बुलाया और उनको एक वाक्य दिया, द म्युनिसिपल कमेटी विल सप्लाई एग्स टू द स्कूल्स। इसको सरल करके बताइए। हम तो कह रहे हैं कि होना चाहिए नगर पालिका स्कूलों में अंडों की आपूर्ति करेगी। अब आप सरल बताइए। अब हिंदी अधिकारी जिसकी तनख्वाह 90,000 रुपए है, वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि साहब इसको तो हम बड़ा सरल बना सकते हैं। बोले, हमने कहा कैसे? कि साहब नगर पालिका स्कूलों में अंडे देगी, इसमें क्या आपत्ति है? अब बताओ नगर पालिका है कि मुर्गी है जो अंडे देगी? आपूर्ति शब्द और अंडे देगी। दूसरे ने कहा सर ये तो चलो आप कह रहे हैं गलत हो गया, ऐसा कर सकते हैं नगर पालिका स्कूलों में अंडे वितरित करेगी। वितरण इज डिस्ट्रीब्यूशन। अंडे आवंटित करेगी, आवंटन इज अलॉटमेंट। अंडे उपलब्ध कराएगी, उपलब्ध कराना इज टू प्रोवाइड। अब वो बताते गए और हम उसके अंग्रेजी पर्याय बताते हैं कि जिनके बराबर समानांतर समतुल्य हिंदी शब्द बने हुए हैं। और ये सब वैधानिक शब्द है। क्यों कह रहा हूं? कि जब जब हमने सरलीकरण के नाम पर मानक निर्धारित शब्द का
पर्याय चुना है, अर्थ का अनर्थ हुआ है। ये ज्ञान में विज्ञान में सब जगह हुआ है। यूपीएससी में जो परीक्षाएं हुई थी उसमें जो संसद में प्रश्न उठे थे वो इसलिए उठे थे, कुछ मूर्खों ने गूगल से देखकर सरल शब्दों के आधार पर उनका पेपरों का प्रश्न पत्रों का अनुवाद कर डाला। तो मित्रों, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा, जो खेल की भाषा है वो बाजार की भाषा नहीं होगी। धोनी ने धोया, छक्के छुड़ाए, धूल चटाई, ओंधे मुंह पटका, ये एक इडियोमैटिक यूज है स्पोर्ट्स की भाषा का। मनोरंजन की भाषा अलग है, बाजार की भाषा अलग है। सोना उछला, चांदी गिरी, अरहर लुढ़की, तिलहन फिसली, जीरा भड़का, दालें नरम, तेल गरम। अब ये जो इस पेज को पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है इसका क्या अर्थ है। जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है उसको क्यों हम ये बताना चाहते हैं कि तुम इस भाषा को समझ लो। तो मेरा कहना यह है कि भाषा अनुशासन धर्मी होती है। ज्योतिष की भाषा अलग है, खगोल शास्त्र की अलग है, धर्म शास्त्र की अलग है, नीति शास्त्र की अलग है, युद्ध शास्त्र की अलग है, प्रेम शास्त्र की अलग है। जॉन कीट्स ने जिस भाषा में लव लेटर्स लिखे हैं उस भाषा में विज्ञान का काम नहीं हो सकता। और प्रेमचंद ने जिस भाषा में उपन्यास और कहानियां लिखी हैं वो भाषा साहित्य की अभिरुचि की भाषा है। उसकी गरिमा को साहित्य के क्षेत्र में ही देखिए। इसलिए सत्यनारायण मोटूरी ने एक सांसद के रूप में संसद में वकालत की थी, जो कि दक्षिण भारतीय थे। उन्होंने कहा हमारा विरोध साहित्य की पारंपरिक भाषा से नहीं है, वो भी संस्कार की भाषा है। इसलिए प्रयोजन उसका भी था और प्रयोजन इसका भी है। इसका प्रयोजन पेट से जोड़ना है, उसका प्रयोजन हृदय और भावनाओं से जोड़ना है। हम एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक साहित्य से बना सकते हैं, लेकिन एक सफल इंसान हम केवल साहित्य से नहीं बना सकते। उसे रोजी चाहिए, उसे रोटी चाहिए, उसे काम चाहिए, उसे बिजनेस चाहिए, उसे कंप्यूटर की भाषा बनाना होगा, उसे ब्लॉग राइटिंग की भाषा बनाना होगा, उसे तमाम तरह के अन्य क्षेत्रों की भाषा भी बनाना होगा। तो ये तमाम बिंदु हैं मित्रों जिनको लेकर बहुत बड़ी बात हो सकती है। आज सिनेमा में, खेल में, मनोरंजन में, अनुवाद के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से तमाम अनुशासनों में हम देख सकते हैं एक से एक बढ़िया विज्ञापन हिंदी में बनता है। विवाह का विज्ञापन हो, नौकरी का विज्ञापन हो, खोने पाने का विज्ञापन हो, जीने मरने का विज्ञापन हो, खरीदने बेचने का विज्ञापन हो, जिस किसी क्षेत्र में देखेंगे सब में हिंदी का प्रवेश हुआ। तो ये लोकतंत्र की और हिंदी की ताकत है कि उसने उसे हर अद्यतन अधुनातन विषय से जोड़ा है। कंप्यूटर आया तो हम डर गए थे कि हिंदी वाले, भारतीय भाषाओं वाले सब विफल हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हमने कंप्यूटर पर कब्जा कर लिया। संस्कृत और हिंदी ने कंप्यूटर को अपना गुलाम बना दिया। अब हर कार्य, हर तरह का कार्टून फिल्म भी बनती है, एनिमेशन भी बनता है, सब कंप्यूटर से बनता है, अनुवाद भी होता है। और जो गणेशा फिल्म बनी, हनुमान फिल्म बनी, वो सब हमारी हिंदी में बन रही है, अनुवाद हो रहे हैं। अब जो बाहुबली है वो दुनिया की भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। हमने हिंदी में अनुवाद ना किया होता तो ये कमाई के रिकॉर्ड थोड़ी थी। तो मित्रों, वास्तव में ट्विटर पर, ब्लॉग राइटिंग पर, प्रवासी लेखन को देखिए, तमाम तरह के देश विदेश में धारावाहिकों के प्रसार को देखिए, संवाद को देखिए। बस जरूरत इस बात की है हमें अपने घरों में, अपने संस्थानों में, अपने विद्यार्थियों को ये बताना होगा कि अपनी गुणवती माँ का अपमान करके किसी रूपवती पर स्त्री के चंगुल में न फंसे। सीखिए अंग्रेजी भी, अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, लेकिन कब? जब पहले आपके पास आधिकारिक रूप से ये कहें कि मुझे मेरी माँ की भाषा आती, मातृभाषा आती है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। अपनी भाषा में बोलने में हमारे बच्चे शर्म करते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं। हम माता पिता भी घरों में अपने बच्चों को क्या कहते हैं? बेटा आंटी बोलो, बेटा अंकल बोलो, बेटा बनाना बोलो, बेटा एप्पल बोलो। ये जो मानसिकता हमने भर दी है, हम हिंदी के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति ये उदासीनता और उपेक्षा का भाव है, तिरस्कार का भाव है। जरूरत यह है मित्रों कि हमें पहचानना होगा कि जब तक हम हिंदी को, भारतीय भाषाओं को अद्यतन अधुनातन विश्व के उपकरणों से, अद्यतन जानकारियों से, ज्ञान विज्ञान से, और सबसे बड़ी बात ये विश्व की मुद्रा की भाषा जब तक हम नहीं बना देंगे, हिंदी को यूरो की भाषा, हिंदी को डॉलर की भाषा जब तक हम नहीं बना देंगे, तब तक हमारे सामने ये चुनौतियां रहेंगी और हम प्रतिवर्ष इसी तरह की चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। मुझे नहीं लगता जितने लोग मुझे सुन रहे हैं
हम में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो ये कह दे कि उसने कभी जीवन में सपना अंग्रेजी में देखा हो। हमारे सपनों की भाषा हिंदी है, हमारी रोने और हंसने की भाषा हिंदी है, आत्मीयता की भाषा हिंदी है। भले ही हम हिंदी इतर भाषा भाषी भारतीय हैं, लेकिन जिस सहजता से हम अपनी भाषा में और अपने देश की भाषा में अपने को व्यक्त कर पाते हैं, उतनी सहजता से हम किसी दूसरी भाषा में नहीं कर पाते। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध और आग्रह आप सबसे है कि अपने घर में चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर में अपने आंगन में जो तुलसी का पौधा हमने लगाया है वो हमारी भाषा का, उसको सिंचित करें, वरना आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रश्न करेंगी हमें विरासत में कौन सी भाषा देकर जा रहे हो या गए हो, क्योंकि आज के बच्चे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में न हिंदी जानते हैं न अंग्रेजी जानते हैं। वो इंग्लिश के माध्यम से एक संक्रमित भाषा, एक संकर भाषा, इसका प्रयोग कर रहे हैं और ये बहुत खतरनाक संकेत है देश के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।